तो गाइस, जैसा कि पिछले पार्ट में हमने अभी तक देखा कि इतनी सारी मुसीबतें झेलने के बाद लूफी और नामी को सांजी मिल जाता है, लेकिन सांजी लूफी के साथ जाने के लिए मना कर देता है और इसे बहुत बुरी तरह से मारता है। सांजी खड़ा रहता है और इसके सामने लूफी बेहोश पड़ा था। सभी लोग इस नजारे को देख रहे होते हैं और सांजी यहाँ से जाने लगता है कि तभी नामी दौड़ते हुए लूफी के पास आती है और सांजी की ताकत को देखकर जर्मा के सभी वॉरियर्स बुरी तरह से हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि क्या कमाल की ताकत है। और योंजी यहाँ पर लूफी की कंडीशन को देखकर हंस रहा था और लूफी के सर से बहुत ही ज्यादा खून निकल रहा होता है, पर सांजी ऐसे दिखा रहा था कि जैसे इसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। तभी नामी लूफी के पास आती है। लूफी उठ जा, लूफी तुम ठीक हो, तुम्हें कुछ नहीं हुआ, उठ जा। लूफी की बॉडी को पकड़कर इसे हिलाने लगती है। लूफी मुझसे बात करो, मैं जानती हूँ कि तुम बिल्कुल सही सलामत हो। पर लूफी कोई भी जवाब नहीं देता है और नामी लूफी की ऐसी हालत को देखकर बुरी तरह से टूट जाती है। और तभी नामी सांजी के पास जाने लगती है। सांजी रुक जाओ। पर इसके पास जाकर खींचकर एक चांटा लगाती है सांजी को। अब तुम्हारे और हमारे रास्ते अलग हो चुके हैं। हम शर्मिंदा हैं कि हम यहाँ पर तुम्हारे लिए आए। अपनी ये मनहूस शक्ल हमें कभी मत दिखाना। और ऐसा बोलकर नामी वापस से लूफी के पास जाने लगती है और सांजी वापस से अपने कैरेज के अंदर जाकर बैठ जाता है और कहता है कि अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। ये सभी लोग आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन सांजी की रूह कहाँ पे जाती है, क्योंकि सांजी जानता है कि इसने वो कर दिया है जो कि ये कभी सपने में भी नहीं करना चाहता था। अब लूफी की बॉडी में हलचल होती है और लड़खड़ाते हुए खड़ा हो जाता है और जोर जोर से सांस लेता है, जिसके बाद लूफी एक गहरी सांस लेता है और चिल्लाकर कहता है, सांजी वापस आ जाओ ना। और लूफी के शब्द सुनकर सांजी खुद को रोक नहीं पाता है और रोना शुरू कर देता है, लेकिन अपने आंसुओं को छुपा रहा था। मैं नहीं जानता सांजी तुमने वो सारी बातें क्यों कही, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूँ कि तुमने यहाँ पर जो कुछ भी बोला वो तुम्हारे शब्द नहीं थे। और तुम्हें क्या लगता है, हाँ, तुम्हारे इन झूठे शब्दों को सुनकर मैं यहाँ से चला जाऊंगा? तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी बातों में आ जाऊंगा और अपने क्रू मेंबर को ऐसे ही जाने दूंगा? मेरी बात अच्छे से सुन लो, मैं यहाँ से हिलने नहीं वाला। तुम मुझे ऐसी झूठी बातें कहकर नहीं भगा सकते। आखिर तुमने मुझे समझ कर रखा है क्या? मैं तुम्हें बेवकूफ लगता हूँ? मैं अच्छे से समझ रहा हूँ यहाँ पर क्या चल रहा है। सांजी की बॉडी कांपने लगती है। तुम चाहे मुझे जितना मर्जी मार लो, मैं जानता हूँ कि इस वक्त वो तुम ही हो जिसे सबसे ज्यादा तकलीफ हो रही है। और सांजी भी रो रहा था और लूफी की ये सारी बातें सांजी की फैमिली सुन रही होती है। लूफी सांजी जा चुका है, अब हमें उससे कोई भी लेना देना नहीं है। नामी चुप हो जाओ। और रईजू लूफी की बात सुनकर सांजी से कहती है, क्या हमें रुकना चाहिए सांजी? नहीं, आगे चलते रहो। और इनकी गाड़ी आगे बढ़ने लगती है। सांजी के बच्चे, हमारा मामला अभी भी सेटल नहीं हुआ है। वो जर्नी जिसे हमने साथ में मिलकर शुरू की थी अभी वो खत्म नहीं हुई है। याद रखना सांजी, मैं यहाँ से 1 इंच भी नहीं हिलने वाला हूँ। मैं यहाँ पर तुम्हारे वापस आने का इंतजार करूंगा और अगर तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया ना तो मैं यहाँ तक मरने तक भूखा रहूंगा। तुम मेरे शिप के कुक हो और तुम्हारी जगह और कोई नहीं ले सकता है। लूफी की ये सारी बातें सुनकर सांजी रोने लगता है, लेकिन इसके सारे भाई यहाँ पर हंस रहे थे और लूफी चिल्लाकर कहता है कि मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं खाने वाला हूँ अनटिल अनलेस वो खाना तुमने नहीं पकाया। मैं यहाँ पर भूखा रहूंगा, चाहे धूप बारिश गर्मी कुछ भी हो। पर सांजी का कस्बा आगे बढ़ता जाता है और लूफी एक बार और एक गहरी सांस लेकर चिल्लाकर कहता है कि सांजी हमारी जर्नी पूरी नहीं हुई है, तुम्हें हर हाल में वापस आना ही होगा क्योंकि तुम मेरे शिप के कुक हो और तुम्हारे बिना मैं किंग ऑफ द पायरेट्स नहीं बन सकता हूँ। और लूफी की ये बात सुनकर नामी भी इमोशनल हो जाती है और सांजी लूफी की उसी बात को याद करता है जब लूफी पहली बार सांजी से मिला था। हे लिसन कुक, क्या तुम मेरे पायरेट क्रू के हिस्सा बन सकते हो और मेरी शिप के कुक भी? तुम जैसे माहिर कुक की मुझे सख्त जरूरत है। जिसके बाद सांजी और लूफी अपने सफर की शुरुआत करते हैं। फिर ये लोग ग्रैंड लाइन को क्रॉस करते हैं, ड्रम किंगडम पर मिलते हैं जहाँ पर इनकी मुलाकात चॉपर से होती है। फिर एलाबास्ता में ये लोग वीवी की हेल्प करते हैं और कैसे ये लोग स्काई पे आ जाते हैं। और जब मैरी को ये लोग अलविदा कहते हैं वाटर 7 आर्क में। और उसके बाद एनीज लॉबी का वही सीन जहाँ पर ये लोग रॉबिन को रेस्क्यू करते हैं। और थ्रिलर पार्क में जब ये लोग ब्रूक से मिलते हैं और जोरो के साथ बिताई गई वो छोटी मोटी नोक झोंक भी सांजी उन सभी पलों को याद करता है। लूफी, क्या तुम सच में सांजी का इंतजार करने वाले हो? हाँ नामी, जरा अपने आसपास नजर दौड़ाओ और देखो इस वक्त हम दुश्मन के इलाके में हैं। क्या तुम्हें पाउंड के द्वारा कही गई वो बात याद नहीं है कि जब भी कोई पावरफुल कमांडर हारा जाता है तो बिग बॉम खुद मामले को सेटल करने के लिए यहाँ पर आ जाती है? हमारा दुश्मन कभी भी यहाँ पर आ सकता है लूफी, हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। नहीं नामी, सांजी वापस आएगा और मैं यहाँ से नहीं हिलने वाला। पर सांजी और ये सभी लोग भी स्वीट सिटी के अंदर पहुँच जाते हैं और लूफी का शिकार करने के लिए एक पूरी की पूरी फौज मैदान में उतर जाती है। और ये सभी लोग भी आपस में बात कर रहे होते हैं कि लोग जनरल क्रैकर का बदला लेने के लिए जा रहे हैं। और सांजी की नजर भी इस आर्मी पर जाती है और इनकी संख्या को देखकर हैरान रह जाता है। और नहीं जी सांजी का मजाक उड़ाते हुए कहता है, तुम्हारा कैप्टन तो गया बेटा, क्योंकि यहाँ पर मैं जिनको भी देख रहा हूँ ये सभी लोग बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। ये सब के सब डेविल फ्रूट ईटर्स हैं। आज ये लोग तुम्हारे कैप्टन को जान से मार ही डालेंगे। अगर तुम्हारा कैप्टन बेवकूफ नहीं होगा तो वहाँ से चला जाएगा। और यहाँ का नजारा देखकर सांजी की टेंशन बढ़ने लगती है, क्योंकि सांजी अच्छे से जानता है कि लूफी कितना ज्यादा जिद्दी है। और सांजी को अच्छे से मालूम होता है कि लूफी वहाँ पर बैठकर अभी इसका इंतजार कर रहा होगा और यही चीज सांजी को टेंशन में डाल देती है। अब इसी के साथ इनका कारवा और आगे बढ़ जाता है और विंस स्मोक के स्वागत के लिए तोमाको यहाँ पर खड़ा हुआ था और इन सभी का स्वागत करते हुए अंदर बुलाने लगता है। ये सभी लोग अंदर जाने लगते हैं और सांजी के सभी भाई बहुत ही ज्यादा खुश लग रहे थे। इन लोगों ने बिग मॉम की आर्मी की आधी ताकत को देख लिया और इसे देख कर ही समझ जाते हैं कि बिग मॉम बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। और अगर एक बार बिग मॉम के साथ इनके अच्छे ताल्लुकात बन गए तो इस आर्मी का फायदा उठाकर ये लोग अपने सपने को पूरा कर सकते हैं, क्योंकि इनके पास सिर्फ डेविल फ्रूट
सूट यूजर्स ही नहीं बल्कि दूसरी रेसिस के बहुत ही ताकतवर क्रीचर्स भी हैं और जज भी इनकी बातों से एग्री करता है। हाँ, तुम लोगों ने बिल्कुल सही कहा बच्चों, अब हमारे सपनों को पूरा होने से कोई नहीं रोक सकता है। जिसके बाद ये सभी लोग अंदर चले जाते हैं और हम बिग मॉम को देखते हैं जो कि गुस्से के साथ दिल मिला रही होती है। लेकिन तभी यहाँ पर इसे फैमिली के छोटे छोटे बच्चे नजर आते हैं जो कि अभी से इतने ज्यादा खूंखार हैं कि 10 मिलियन बेरीज वाले किसी भी पायरेट को ये लोग अकेले ही निपटा सकते हैं। इसी के साथ बिग मॉम सांजी की फैमिली के साथ मिलने के लिए चली जाती है और यहाँ पर इसे आते हुए देखकर सांजी की पूरी फैमिली इसे रिस्पेक्ट देने के लिए खड़ी हो जाती है। लेकिन सांजी यहाँ पर बैठा रहता है। माफ करना अगर मैंने तुम सभी को यहाँ पर वेट करवाया। सांजी अभी भी इसे देखकर खड़ा नहीं होता है जिसे बिग मॉम भी नोटिस कर लेती है। लेकिन तभी यहाँ पर सांजी की नजर उसके हाथों पर लगे उन ब्रेसलेट्स पर जाती है जिसे देखकर स्माइल करते हुए कहती है, अरे तुम तो जरूर वो ब्लैक लेग सांजी हो गए है ना। तुम्हारी शक्ल देखकर ही मैं बता सकती हूँ कि तुम मेरी बेटी पुडिंग से शादी करने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड होगी, है ना। पर इस पर सांजी कोई भी जवाब नहीं देता है कि तभी पुडिंग यहाँ पर आ जाती है और इसे देखते साथ ही सांजी के तीनों भाई लट्टू हो जाते हैं। क्या है भाई, ये पक्का है सांजी के भाई है, कंफर्म हो गया। तुम्हारा बेटा एक शेफ है जो कि अच्छी बात है क्योंकि मेरी बेटी के साथ इसकी काफी अच्छी बनने वाली है। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन अगर इस शादी से हमारे बच्चे भी खुश होंगे तो हमारे लिए अच्छी बात होगी। ये सभी लोग बातचीत करने लगते हैं और इनके बीच थोड़ा खाना वाना होता है कि तभी एक नोट के जरिए से पुडिंग सांजी को बताती है कि मैं तुमसे प्राइवेटली कुछ बातचीत करना चाहती हूँ। इसके बाद हम लूफी को देखते हैं। लूफी यहाँ पर बारिश में भीग रहा था। प्लीज यहाँ से चली जाओ नामी, हमारे दुश्मन हमारी तरफ तेजी से आगे बढ़ रही हैं। लूफी ने अपनी ऑब्जर्वेशन हाकी के जरिए का यूज करके इस चीज का ऑलरेडी पता लगा लिया था कि बहुत सारे लोग इनकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और लूफी की बात सुनकर नामी जैसे ही थोड़ा आगे जाकर नजर दौड़ाती है तो देखते हैं कि यहाँ पर पूरी की पूरी फौज इन्हीं की तरफ तेजी से आगे बढ़ रही थी, जिसे देखकर नामी शॉक्ड रह जाती है। और यहाँ पर आधे से ज्यादा वो खतरनाक पायरेट्स थे जिनके बाउंटी पोस्टर्स तक आज तक नामी ने कभी देखे भी नहीं थे। जिसके बाद नामी किंग बॉम्ब के ऊपर सवार हो जाती है और लूफी से कहती है कि लूफी चलो हमारे साथ, हमें यहाँ से चलना होगा। लेकिन लूफी यहाँ पर लड़खड़ाते हुए खड़ा हो जाता है, मैं यहाँ से हिलने नहीं वाला नामी। अरे लूफी के बच्चे, तुझे बस थोड़ी देर के लिए यहाँ से निकलना है। जैसे ही लोग चले जाते हैं तुम यहाँ पर वापस आ सकते हो, समझ गए ना। इससे तुम्हारा वादा भी नहीं टूटेगा। अगर मैं यहाँ से चला गया और उसी पल सांजी यहाँ पर आ गया और उसने मुझे नहीं पाया तो नामी प्लीज यहाँ से चली जाओ और इन सभी को मुझ पर छोड़ दो। लूफी जरा अपनी आंखें खोलो, जरा अपने आसपास देखो। हम लोग इस वक्त एक एम्परर की टेरिटरी में हैं। इनकी मात्रा हमारी सोच से भी ज्यादा है। तुम अकेले इनसे कभी नहीं जीत सकते। जिस पर लूफी कहता है कि चाहे जो मर्जी हो जाए मैं अपने वादे को नहीं तोड़ सकता हूँ। और लूफी अकेले ही इस पूरी की पूरी आर्मी का सामना करने के लिए खड़ा हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि पूरी फौज इसके करीब आ जाती है और लूफी नामी से कहता है, नामी इसी वक्त यहाँ से चली जाओ। ये सुनते साथ ही ये जो जायंट ट्री होता है यहाँ से भागने लगता है और नामी से कहता है कि क्या तुमने सुना नहीं, क्या तुम्हारे कैप्टन ने कहा है कि यहाँ से भाग जाओ। तभी माउंट यहाँ पर लूफी को देखकर कहता है कि क्या तुम ही स्टॉ हेड लूफी हो क्या? हाँ मैं हूँ स्टॉ हेड लूफी। जिस पर गिलेट कहने लगती है कि मैं हैरान हूँ तुम यहाँ से भागे नहीं, ये जानते हुए भी कि एक बहुत बड़ी फौज तुम्हारी तरफ आगे बढ़ रही है। मैं जानता हूँ तुम्हारे जैसा एक कमजोर इंसान अकेले हमारे भाई को नहीं हरा सकता है, तो जिसने भी तुम्हारी मदद की है हम उन सभी को मार डालेंगे। बाकियों का छोड़ो, तुम्हारा सामना अभी मुझसे है। तभी इनमें से एक लूफी पर अटैक कर देता है, लेकिन लूफी अकेले ही एक हाथ से इसे मसल कर रख देता है। जिसके बाद ये बंदा दूर जाकर गिरता है। हाँ मैं वही हूँ जिसने उस बिस्किट वाले को हराया है, क्योंकि वो मेरे और सांजी के बीच में आने की कोशिश कर रहा था। जिसके बाद यहाँ पर जंग शुरू हो जाती है, लूफी वर्सेस ये सारे के सारे लोग। और यहाँ पर जितने भी सोल्जर्स थे सब के सब लूफी पर टूट पड़ते हैं। लेकिन लूफी सिंगल हैंडेडली इन सभी के साथ लड़ रहा था और लूफी की ताकत को देखकर माउंट यहाँ पर पूरा माजरा समझ जाता है कि सच में लूफी ने ही अकेले ने क्रैकर को हराया होगा। और नामी और किंग बॉम्ब यहाँ से तेजी से भागने लगते हैं। लेकिन नामी को अभी भी लूफी की फिक्र हो रही थी कि तभी किंग बॉम्ब इसे बताने लगता है कि एक बात अच्छे से जान लो, अगर तुम्हारे दिमाग में ये चल रहा है कि हमें वहाँ पर जाकर लूफी की मदद करनी चाहिए तो मैं तुम्हें साफ साफ बता देता हूँ, हम वहाँ पर पकड़े जाएंगे और मैं तुम्हारी तरफ से नहीं लड़ने वाला हूँ। इसके बाद हम सांजी और पुडिंग को देखते हैं जहाँ पर ये दोनों एक रूम में होते हैं और सांजी पुडिंग को देखकर ये गैस करने लगता है कि शायद लूफी और सभी की मदद यहाँ पर पुडिंग ने ही की थी। क्या तुमने ही मेरे दोस्तों को यहाँ पर लाने में मदद की थी? हाँ मैंने ही उन्हें यहाँ तक का रास्ता बताया था, जिसके लिए मैं तुमसे तहे दिल से माफी मांगना चाहती हूँ सांजी, क्योंकि मैंने उनसे वादा किया था कि मैं तुम्हें अपने साथ लेकर उनके पास जाऊंगी, लेकिन मैं अपना वादा पूरा नहीं कर पाई। और अब जरा देखो, वो लोग मुझ पर भरोसा करके आए और मैं ही अपना वादा पूरा नहीं कर पाई, जिसकी वजह से वो लोग बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं सांजी। और सांजी को अगर तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते तो इसमें कोई बात नहीं, मुझे साफ साफ मना कर दो। मैं मामा से जाकर कह दूंगी कि मुझे सांजी से शादी नहीं करनी है। वैसे भी एक पॉलिटिकल मैरिज है, मैं जानती हूँ उन्होंने तुम्हें भी फोर्स किया होगा। और पुडिंग की बातें सुनकर सांजी को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आता है और अपना मास्क उतार कर अपना रियल चेहरा इसे दिखाता है, जिसे देखकर पुडिंग भी शॉक्ड हो जाती है। और सांजी बताने लगता है कि जरा ये देखो, मेरी फैमिली ने मेरा ये हाल किया है। जब मैं 13 सालों का था तब भी लोगों ने मेरे ऊपर बहुत सारे जुल्म किए, इतने ज्यादा जुल्म कि मैं घर छोड़कर चला गया था। और सांजी का चेहरा देखकर पुडिंग शॉक्ड रह जाती है। घर से जाने के बाद मेरी जिंदगी थोड़ी बेहतर हुई, मैं बहुत ही बेहतरीन लोगों से मिला, जिनमें से कुछ मेरे दोस्त भी हैं। मैं फाइनली खुश था कि मुझे वैसे ही लोग मिल चुके हैं जैसे कि मैं चाहता था। उन लोगों ने मुझे प्यार, इज्जत सब कुछ दिया, लेकिन जरा मेरी किस्मत को देखो, मैं घूम फिर कर वहीं पर वापस आ चुका हूँ जहाँ पर ना आने की मैंने कसम खाई थी। और यहाँ पर लूफी सिंगल हैंडेडली यहाँ पर जितने भी वॉरियर्स थे इन सभी को निपटा रहा था। लूफी अपने थर्ड गियर का भी यूज करता है और इसके रास्ते में जो भी आ रहा था उससे मसल कर रख देता है कि तभी यहाँ पर लूफी का सामना
सामना ओपेरा के साथ हो जाता है, जो कि बिग मॉम का ही एक बेटा है और एक डेविल फ्रूट यूजर भी है। और जैसे ही लूफी का सामना इस बंदे से होता है तो ये बंदा अपने डेविल फ्रूट की ताकत का यूज करता है, जो कि एक क्रीम की तरह होती है। और लूफी जैसे ही इस क्रीम के कांटेक्ट में आता है तो इसकी बॉडी जलना शुरू कर देती है, क्योंकि जो फ्रेश क्रीम होती है वो बहुत ही ज्यादा हॉट होती है। और यहाँ के जो मेन फाइटर्स होते हैं ये सब के सब फ्रंट लाइन में आ जाते हैं। और लूफी का सामना बॉबिन के साथ हो जाता है, जो कि हिप्नोटाइज करने में माहिर होता है। और यहाँ पर आते साथ ही लूफी को कंट्रोल करने लगता है और ऑलमोस्ट लूफी को हिप्नोटाइज कर देता है कि तभी नामी यहाँ पर आ जाती है और अपने क्लाइमेट वेपन का यूज करके लूफी को वापस लेकर आती है। नामी को यहाँ पर देखकर लूफी भी हैरान हो जाता है। तुम्हें क्या लगा था? हाँ, मैं तुम्हें यहाँ पर अकेले छोड़ के चली जाऊंगी? लूफी के बच्चे, यहाँ पर खड़ा होकर मेरा मुंह मत देख, जाकर लड़ो। तुम्हारा शुक्रिया नामी। और यहाँ पर ब्रूली के मिरर वर्ल्ड में चॉपर और कैरेट की हालत भी खराब हो चुकी है। और जैसे ही कैरेट पर ब्रूली हमला करती है तो चॉपर इसकी जान बचा लेता है। और यहाँ पर लूफी पर 3 भाई साथ मिलकर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं, जिसे देखकर लूफी अपना थर्ड गियर यूज करता है और एलिफेंट गन से इन पर हमला करता है। लेकिन लूफी भी शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि ये तीनों बंदे मिलकर लूफी के इस हमले को रोक देते हैं कि तभी ओपेरा भी यहाँ पर आ जाता है और दोबारा से लूफी पर अपनी क्रीम से हमला करता है, जिसकी वजह से लूफी के पैर जलने लगते हैं और लूफी बुरी तरह से फंसा हुआ नजर आता है। और यहाँ पर सांजी पुडिंग को बताता है कि मैं इस शादी को बस एक कंडीशन पर करने के लिए राजी हुआ हूँ, और वो ये है कि मेरे दोस्तों को यहाँ से सही सलामत जाने देंगे। और मुझे सुनने में आया है कि इस वक्त उन पर हमला किया जा रहा है। और पुडिंग ये बात सुनकर और भी ज्यादा इमोशनल हो जाती है और कहती है कि मुझे माफ करना, ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। अरे नहीं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। 13 साल पहले मेरी जिंदगी पूरी तरह से नर्क बन चुकी थी, पर किसी तरह से मैं यहाँ से निकलने में कामयाब हो गया और उस इंसान से मिला जिसने मुझे एक बेहतरीन शेफ बनने में मदद की। मुझे मेरे वो दोस्त मिले जिन्होंने मुझे एक शेफ के तौर पर एक्सेप्ट किया, और मैं अपने इन दोस्तों को कभी भी हर्ट होता हुआ नहीं देख सकता हूँ। और आज मेरा ये एडवेंचर खत्म होता है। पुडिंग सांजी की बातों को सुनकर रोने लगती है और यहाँ पर लूफी जैसे तैसे खुद को उस क्रीम से आजाद कर लेता है कि तभी यहाँ पर जो चेस सोल्जर्स होते हैं ये सभी इस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं, जिसे देखकर नामी अपने थंडरबोल्ट टेम्पो का यूज करके आधे सिपाहियों को यहीं पर नॉकआउट कर देती है। लेकिन माउंट के कहने पर और सोल्जर्स लूफी पर हमला करते हैं और तभी नामी कहती है कि मुझे इससे भी ज्यादा कुछ ताकतवर चाहिए है। और तभी नामी की नजर बादलों में मौजूद पर्पल लाइटनिंग पर जाती है और दिमाग लगाते हुए कहती है कि शायद ये काम कर जाए। और यहाँ पर पुडिंग सांजी की बातों को सुनकर बुरी तरह से रोने लगती है और बोलती है कि सांजी, मैं जानती हूँ कि मैं शायद तुम्हारे लिए ज्यादा कुछ नहीं कर सकती हूँ, लेकिन अगर तुम मुझसे शादी करते हो तो मैं वादा करती हूँ कि मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगी। जिस जिंदगी से तुम नफरत करते आए हो मैं तुम्हें वैसी जिंदगी कभी नहीं दूंगी। ये सारी बातें कहकर पुडिंग ब्लश करने लगती है और बोलती है कि न जाने मैं ऐसे वक्त पर ऐसी बातें क्यों कर रही हूँ, मुझे माफ कर देना। और यहाँ पर नामी अपने वेदर वाले अटैक का यूज करती है और यहाँ पर ये जो काले बादल होते हैं ये आसपास की जो पर्पल लाइटनिंग होती है उन्हें अपने अंदर एब्जॉर्ब करना शुरू कर देते हैं। और गिलेट भी इस बादल को देखकर कहती है कि मुझे ये बादल कुछ सही नहीं लग रहे। और मॉन्ट के कहने पर चेस सोल्जर्स का दूसरा ग्रुप भी लूफी की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहा था और जैसे ही सारा का सारा ब्लैक क्लाउड उस पर्पल लाइटनिंग को एब्जॉर्ब कर लेता है तो नामी यहाँ पर अपने थंडरबोल्ट टेम्पो का यूज करती है और इस बार की जो पर्पल लाइटनिंग होती है उसकी वजह से चेस का ये पूरा का पूरा ग्रुप पूरी तरह से भुन जाता है। और नामी इस अटैक से बहुत ही ज्यादा इंप्रेस हो जाती है और समझ जाती है कि इसे और भी ज्यादा ताकतवर बनना होगा, तब जाकर ये लूफी की कुछ मदद कर पाएगी इसकी जर्नी में। और यहाँ पर सांजी अपने दोस्तों को याद करता है और पुडिंग के करीब जाकर इसे हक कर लेता है। पुडिंग, चाहे जो मर्जी हो जाए हम कल शादी करेंगे। इसके बाद हम वापस से लूफी को देखते हैं। लूफी दोबारा से फाइट के लिए खड़ा हो जाता है और लूफी का सामना 2 बड़ी बड़ी गर्दन वाले फाइटर्स के साथ हो जाता है जो कि लॉन्ग नेक रेस से बिलोंग करते हैं। और इनके साथ लड़ने के दौरान जो चेस सोल्जर्स होते हैं नामी उन सभी को हरा देती है। लेकिन तभी गिलेट अपने डेविल फ्रूट की ताकत का यूज करके नामी को रोक लेती है। तुमने बहुत मचा लिया। और अपने डेविल फ्रूट की ताकत का यूज करती है और नामी के हाथों को बांध देती है और इसे पकड़कर अपने पास लेकर आ जाती है। तुम्हें जब मैंने पहली बार देखा था तब मुझे लगा नहीं था कि तुम इतने कमाल के थंडरबोल्ट अटैक कर सकती हो, लेकिन लगता है कि मैंने तुम्हें कमजोर आंका, इसलिए इस वक्त तुम्हें कंट्रोल करना सबसे ज्यादा जरूरी हो गया है। और नामी की हालत देखकर किंग बॉम यहाँ से भागने लगता है और तभी अमांडे अपनी तलवार निकालकर किंग बॉम का काम तमाम करने वाली थी। और इसे ऐसा करता हुआ देखकर किंग बॉम कहने लगता है कि प्लीज एक बार मेरी बात सुन लो कि मैंने ऐसा क्यों किया। और किंग बॉम अपनी सफाई देना शुरू कर देता है, लेकिन अमांडे यहाँ पर इसकी सारी बातों को इग्नोर करके अपनी एक बहुत ही फेमस स्वॉर्ड को बाहर निकाल देती है और स्मोक बॉल्ड नाम का एक अटैक यूज करती है और बहुत ही स्लोली मक्खन की तरह किंग बॉम को काटना शुरू कर देती है। और इतना स्लोली किंग बॉम को काट रही होती है कि यहाँ पर किंग बॉम हैरान हो जाता है और बोलता है कि अगर तुम मुझे मारना ही चाहती हो तो प्लीज एक बार में मेरा काम तमाम कर दो। पर मुझे धीरे धीरे और तड़पा कर मारने में मजा आता है। और यहाँ पर लूफी सेकंड गियर में अपने रास्ते में आने वाले हर एक चेस्टनट के सोल्जर को ढेर करता जाता है। और अब मॉन्ट भी अपने डेविल फ्रूट की ताकत का यूज करता है और इस बंदे ने बुक फ्रूट खाया होता है, जिसकी वजह से ये किसी भी बुक को अपने अकॉर्डिंग मैनिपुलेट कर सकता है। स्ट्रॉ हेड, मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। कल तुम पूरी रात मेरे भाई क्रैकर के साथ लड़ते हो आ रहे हो, लेकिन अभी जरा अपना जोश तो देखो। ऐसा लग ही नहीं रहा है कि तुम में कोई भी असर पड़ा है। और ऐसा भी नहीं है कि जिस चेस सोल्जर्स को तुम अभी मार रहे हो वो बहुत ही ज्यादा कमजोर है। तुम्हारा एक सिंगल अटैक ही उन्हें पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करता जा रहा है। और यहाँ पर नामी को जिलेट अपने पास बुला रही थी कि तभी नामी की नजर लूफी पर जाती है और देखती है कि ओपेरा पीछे से लूफी पर हमला कर रहा है। नामी लूफी को आवाज लगाती है, लूफी पीछे देखो। पर ओपेरा ने अपना अटैक परफॉर्म कर दिया था, जिसकी वजह से लूफी की सारी बॉडी क्रीम के साथ कवर हो जाती है और इसकी बॉडी में आग लगना शुरू हो जाती है। और यहाँ पर मिरर वर्ल्ड में चॉपर और कैरेट बहुत अच्छे से लड़ रहे थे कि तभी ब्रूली पीछे से एक मिरर के
अंदर से बाहर निकलकर कैरेट पर अटैक करने वाली होती है, पर ये देखकर चॉपर इसे बचा लेता है और इसी दौरान ब्रूली का वो अटैक इनके पैरों में लगी उन बेड़ियों के साथ लग जाता है, जिसकी वजह से इनकी बेड़ियां टूट जाती हैं और चॉपर और कैरेट आजाद हो जाते हैं। कि तभी ब्रूली दूसरे मिरर में चली जाती है और इन लोगों के मल्टीपल क्लोन्स को बाहर निकाल देती है और चॉपर और कैरेट के क्लोन्स आकर इन्हें ही पकड़ लेते हैं। तभी ब्रूली बाहर आ जाती है। तो चलो देखते हैं तुम्हें क्या सजा देनी चाहिए। यहाँ पर लूफी अपने हाथ को फुला लेता है और थर्ड गियर का यूज करते हुए ओपेरा पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। कि तभी मॉन्ट अपने बुक की पावर का यूज करके इसके सामने एक बुक लेकर आ जाता है और लूफी का पंच जैसे ही इस बुक से टकराता है तो सीधा उस बुक में समा जाता है और जिसके बाद लूफी जैसे ही अपनी आंखें खोलता है तो लूफी देखता है कि एक बुक वर्ल्ड में पहुंच चुका है, जहाँ पर हर एक चीज ड्राइंग जैसी नजर आ रही थी और बहुत ही ज्यादा डरावनी थी। यहाँ पर अजीब अजीब चीजों की ड्राइंग्स होती हैं। भाई ये कहाँ पर आ गया मैं? ये जगह कौन सी है? लूफी को अपने सामने बहुत अजीब अजीब सी चीजें नजर आती हैं। कि तभी पास वाली वॉल में आग लगने लगती है और मॉन्ट इसके अंदर से बाहर निकलकर कहता है, स्ट्रॉ हैट, तुम इस वक्त किताबों की दुनिया में हो। तभी अगले ही पल लूफी की बॉडी में आग लगने लगती है और इसकी बॉडी जलने लगती है। पर एक्चुअल वर्ल्ड में लूफी अभी भी जिंदा होता है, लेकिन इसकी कॉन्शियसनेस अभी भी उस किताब वाली दुनिया में होती है। जिसके बाद लूफी झटपटाने लगता है और बाहरी वर्ल्ड में इसकी बॉडी हरकत करती है। ये देखकर नामी को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर ये चल क्या रहा है। ये लूफी को क्या हो गया? तभी वो लॉन्ग नेक वाले दो लोग लूफी पर अटैक कर देते हैं, जिसका असर लूफी को किताबी वर्ल्ड में भी फील होता है। बेसिकली यहाँ पर लूफी को दोनों तरफ से मार पड़ रही थी। किताबी वर्ल्ड में लूफी के सामने एक क्रोकोडाइल आ जाता है, जिसे एक पंच मारकर दूर करने की कोशिश करता है, पर अगले ही पल ये मॉन्स्टर एक स्नेक में बदलकर लूफी को जकड़ लेता है। और असली की दुनिया में जो लूफी होता है ये ऐसा फील करता है कि जैसे सच में इसे किसी ने जकड़ लिया हो। और इस मौके का फायदा उठाकर भी ये चेस सोल्जर्स लूफी पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे थे और इनके अटैक्स लूफी को किताबी दुनिया में भी फील हो रहे थे। तभी ये जगह बदल जाती है और यहाँ की जमीन हिलने लगती है। इतनी ज्यादा जोर से हिलती है कि लूफी लुढ़कते हुए सीधा एक गेट से जाकर टकरा जाता है और गेट के उस पार जैसे ही लूफी पहुंच जाता है तो देखता है कि यहाँ पर बर्फ की वादियां हैं और लूफी कुल्फी की तरह जम जाता है। और इन सब का असर रियल वर्ल्ड में हम लूफी की बॉडी पर साफ साफ देख सकते हैं। कि तभी दोबारा से ओपेरा यहाँ पर आ जाता है और क्रीम का यूज करके लूफी पर अटैक कर देता है, जिससे कि लूफी की बॉडी जलना शुरू हो जाती है। ये सब देखकर नामी कहती है कि लूफी तुम्हें होश में आना होगा, पर लूफी होश में नहीं आ पाता है और लूफी को बहुत ज्यादा पेन फील होता है। जिसके बाद हम लूफी को उसी किताबी वर्ल्ड में देखते हैं, जहाँ पर इसके पैर के पास से कुछ शेडो क्लोन्स बाहर निकलते हैं, जो कि इसी का शेप ले लेती हैं और ये तीनों शेडो क्लोन्स लूफी पर लात, घूसे, मुक्के, हर एक चीज की बारिश करना शुरू कर देते हैं। तभी नामी चिल्लाकर लूफी को आवाज लगाती है कि लूफी प्लीज होश में आ जाओ। तभी मॉन्ट लूफी को अपने बुक वर्ल्ड से बाहर लेकर आ जाता है और लूफी के सामने वो दोनों भाई इस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं और इन दोनों का अटैक इतना ज्यादा फास्ट होता है कि लूफी को डॉज करने का मौका तक नहीं मिलता है और ये दोनों अपने पंचेस से लूफी के फेस का कचूमर बना देते हैं और लूफी अधमरा हो जाता है। कि तभी लोग दोबारा से वही सेम अटैक लूफी पर परफॉर्म करते हैं, जिसे देखकर नामी अपनी आंखें बंद कर लेती है और लूफी यहाँ पर पूरी तरह से अनकॉन्शियस होकर नीचे जमीन पर जा गिरता है। इसके बाद सांजी बिग मॉम से मिलने के लिए होल किक शैडो के अंदर जाता है, जहाँ पर बुढ़िया 2 से जा रही थी। ए सांजी, क्या तुम कुछ लोगे बेटा? नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं यहाँ पर आपसे एक फेवर मांगने आया हूँ और वो ये है कि मैं वादा करता हूँ कि कल मैं आपकी बेटी से शादी करूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। ये सुनकर बिग मॉम बहुत ही ज्यादा सीरियस हो जाती है और सांजी बोलता है कि बदले में आपको मेरे सभी दोस्तों को यहाँ से जिंदा जाने देना होगा। सांजी बहुत ही ज्यादा डेस्परेट होता है क्योंकि अभी एक एम्परर के सामने है और अगर ये चाहे तो सांजी से जबरदस्ती भी इस शादी को करवा सकती है। ठीक है, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं। ये सुनकर सांजी हैरान हो जाता है। क्या अब सच कह रही है? हाँ, जब तक तुम मेरे रूल्स को फॉलो करोगे और इसे शादी को बिना किसी प्रॉब्लम के क्रिएट किए हुए इजीली होने दोगे तो मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और रही बात तुम्हारे दोस्तों की, तो मैंने उन्हें पकड़ लिया है, पर मैं तुमसे वादा करती हूँ कि वो सभी लोग भी जिंदा है और मैं उन्हें यहाँ से आजाद भी कर दूंगी। बस जैसा मैंने कहा है वैसा करते जाना। समझ गई ना सांजी? ये सुनकर सांजी खुश हो जाता है। ठीक है बिग मॉम, मैं आपकी बेटी को हमेशा खुश रखूंगा, आप फिक्र मत कीजिए। लेकिन मेरी एक बात अच्छे से कान खोलकर सुन लो, तुम्हारे ये जो दोस्त हैं उन लोगों ने मेरे साथ वो चीजें की हैं जिसके लिए मैं कभी भी इन्हें माफ नहीं कर सकती हूँ। और अगर बात यहाँ पर इस पॉलिटिकल मैरिज की ना होती तो मैं उन्हें कब का मार चुकी होती, क्योंकि उन लोगों ने मेरे सीड्यूसिंग वुड को पूरे तरीके से तबाह कर दिया है। यहाँ तक कि मेरे 3 स्वीट्स जनरल्स में से एक स्ट्रॉ हैट ने उसे बहुत बुरी तरह से मारा है। और हाँ, फिशमैन आइलैंड के उस सीन को कैसे भूल सकती हूँ जब उस स्ट्रॉ हैट ने मुझसे वहाँ पर पंगा लिया था। खैर, ये सब चीजें जाने देते हैं क्योंकि ये सारी अतीत की बातें हैं और इस वक्त मेरी टॉप प्रायोरिटी ये पॉलिटिकल मैरिज है, जिसके लिए मैं कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती हूँ। पर कल तक तुम्हारी शादी हो जाएगी और पूरी जर्मा किंगडम की ताकत भी मेरी हो जाएगी, जिसके बाद मैं तुम्हारे सभी दोस्तों को छोड़ दूंगी और हम सभी लोग बहुत ही मजे से वेडिंग केक को एंजॉय करेंगे सांजी। और इसी के साथ बिग मॉम और सांजी के बीच में ये एग्रीमेंट हो जाता है और इस तरफ हम लूफी को देखते हैं जो कि जमीन पर अनकॉन्शियस पड़ा होता है। तभी अमांडे यहाँ पर आ जाती है और नामी के पास आकर इसकी डैश में हाथ डालकर मामा का वो विवरे कार्ड बाहर निकाल लेती है, जिसे देखकर सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं। और जिलेट कहती है कि अब मैं समझ गई कि क्यों किंग बॉम और सीड्यूसिंग वुड के जितने भी होमीज हैं वो सभी लोग इसका कुछ भी बिगाड़ क्यों नहीं पाए। पर सवाल ये है कि मामा का विवरे कार्ड इसके पास आया कैसे? एक सेकंड, इस पर तो लोला का नाम लिखा हुआ है। ये सुनते साथ ही सभी को ये लगता है कि नामी ने लोला को जान से मार दिया है और मामा के विवरे कार्ड को चुरा लिया है। जिसके बाद नामी और लूफी को ये लोग यहाँ से ले जाने लगते हैं और जैसे ही एक सोल्जर लूफी को पकड़ के लेकर जाने लगता है तो लूफी घास को बहुत जोर से पकड़ लेता है और जब ये मोटा बंदा लूफी को उठाने की कोशिश
कोशिश करता है। नहीं, मैं यहाँ से नहीं जाने वाला। मैंने सांजी से वादा किया है, मैं यहाँ पर उसका इंतजार करूंगा। जिस पर मोटा बंदा लूफी पर एक पंच मारता है और इसे किक भी मारता है, जिसकी वजह से लूफी दोबारा से नॉकआउट हो जाता है और इसकी ग्रिप छूट जाती है। और यहाँ पर सांजी को अपने दोस्तों की फिक्र हो रही थी और नामी को याद करता है जब नामी ने सांजी को थप्पड़ मारते हुए कहा था कि माफ करना कि हम तुम्हारे जैसे एक इंसान के लिए यहाँ तक आए और अब से हमारी दोस्ती यहीं पर खत्म हो जाती है। और सांजी लूफी को भी याद करता है, जहाँ पर लूफी एट द एंड यही कहता है कि सांजी मैं यहाँ पर तुम्हारा इंतजार करूंगा। जिसके बाद सांजी उसी सीड्यूसिंग वुड वाले इलाके की तरफ देखते हुए कहता है, दोस्तों प्लीज अपना ख्याल रखना। इसके बाद लूफी को होश आ जाता है और इसके सामने यहाँ पर बिग मॉम के बच्चे होते हैं। नामी भी यहीं पर होती है। फाइनली तुम्हें होश आ गया लूफी, तुम न जाने कितने ही घंटों से ऐसे ही बेहोश पड़े थे। और नामी और लूफी को बंदी बनाकर यहाँ पर रखा गया है कि तभी लूफी को याद आ जाता है कि आखिर नॉकआउट कैसे हुआ था और गुस्से के साथ कहता है, अब जब क्योंकि मैं होश में आ चुका हूँ, अब मैं तुम्हारी बैंड बजा दूंगा। और लूफी और नामी के हाथों को मोंट ने यहाँ पर एक कील के जरिए से फंसा कर रखा हुआ था और लूफी अपने हाथ को छुड़ाने में लग जाता है। स्ट्रॉ हैट, भागने की कोशिश भी मत करना, ये सब कुछ बेकार है। क्या तुम वही हो जिसने मुझे यहाँ पर दबा कर रखा है? मेरे अलावा इस काम को और कौन ही कर सकता है? हाँ, और लूफी और नामी को मोंट ने अपनी बुक के अंदर एज ए प्रिजनर्स के तौर पर रखा हुआ था। साले जाने दे मुझे उसी जगह पर वापस जाना होगा, इससे पहले कि सांजी वहाँ पर आ जाए। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना, हम और तुम्हें आजाद कर दें। मजाक अच्छा कर लेते हो स्ट्रॉ हैट। लूफी अपने हाथों को निकालने की कोशिश करता है। लूफी ऐसा मत करो, इन सबका कोई फायदा नहीं है। तुम चाहे आज यहाँ पर अपने हाथों को तोड़ ही क्यों ना दो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसा बोलकर उस बुक को क्लोज कर देता है और यहाँ पर ब्रूली के मिरर वर्ल्ड के अंदर चॉपर और कैरेट फंसे होते हैं और इन दोनों के क्लोन्स इन पर हमले कर रहे थे। ब्रूली इन सभी पर भारी पड़ रही थी कि तभी चॉपर कुछ चीज को नोटिस करता है और इसे एक आइडिया आता है। चॉपर इसे कैरेट को बता देता है और दोबारा से इन सभी के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। और दूसरी तरफ हम लोग ब्रूक को देखते हैं। ब्रूक अभी उसी सीक्रेट चैम्बर में है जहाँ पर बहुत सारे ट्रेजर्स के साथ साथ पोनीग्लिफ को रखा गया था और ब्रूक आते साथ ही आसपास नजरें दौड़ाता है और तभी यहाँ पर इसे 3 पोनीग्लिफ्स नजर आ जाते हैं, जिनमें से 2 सिंपल पोनीग्लिफ्स होते हैं और एक रोड पोनीग्लिफ होता है जो कि है वही रेड कलर वाला। यहाँ पर बहुत सारे सोल्जर्स भी होते हैं जो कि इस जगह की निगरानी में लगे हुए थे और तमागो भी यहीं पर होता है और मस्ते मुच्छड़ चाय पी रहा होता है। और एक रहस्यमय लेडी को भी देखते हैं जो कि और कोई नहीं बल्कि 3 स्वीट जर्नल्स में से एक शार्लेट स्मूदी है, जो कि एक कमाल की डेविल फ्रूट यूजर भी है और अपने डेविल फ्रूट का नमूना दिखाते हुए एक लड़की को पकड़ती है जो कि बहुत ज्यादा क्यूट लग रही होती है और इसे पकड़कर निचोड़ना शुरू कर देती है और इसके अंदर से लिक्विड निकलना शुरू हो जाता है और स्मूदी इसका सारा जूस निकाल कर इसे फेंक देती है, जिसकी वजह से इस लड़की की बॉडी डिहाइड्रेट हो चुकी है। जीते जागते एक इंसान को इसने पकड़कर निचोड़ दिया। और तमागो आगे बताता है कि इस वक्त बिग मॉम पायरेट के पास 2 आम पोनीग्लिफ्स और एक रोड पोनीग्लिफ मौजूद है जिसे यहाँ पर जिम्बे लेकर आया था। कि तभी स्मूदी यहाँ पर बोलती है, हाँ मैं जानती हूँ ये स्टोन्स हमारे लिए बहुत ही ज्यादा कीमती हैं, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि तुमने अचानक से पोनीग्लिफ्स के आसपास की सिक्योरिटी को इतना ज्यादा टाइट क्यों कर दिया है, हाँ? वो भी बिना किसी एक्सप्लेनेशन के। वैसे मुझे इससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर तुम्हें इसके बारे में बताना है तो मैं सुनने के लिए इंटरेस्टेड हूँ। वैसे भी मेरे पास अभी करने के लिए कुछ नहीं है। और गाइज इस औरत की बाउंटी 932 मिलियन बेरीज है जो कि बहुत ही ज्यादा है। स्मूदी की बात को सुनकर तमागो बताने लगता है कि असल में बात यह है कि मुझे हमारी स्वीट सिटी में एक ऐसे बंदे के बारे में खबर मिली है जिसका नाम पेड्रो है, जो कि आज से ठीक 5 साल पहले हमारे इलाके में आया था, वो भी रोड पोनीग्लिफ को चुराने के लिए। और इस बार कुछ ही दिन पहले दोबारा से उसे हमारी टेरिटरी में देखा गया है और मैं ऐसा मानता हूँ कि शायद वो दोबारा से रोड पोनीग्लिफ को चुराने के लिए यहाँ पर आया है। लास्ट टाइम जब उसने ऐसी हरकत की थी तो हमने उसे दर्द दबोचा था क्योंकि पैकॉम्स का वो बहुत ही अच्छा साथी है और उसने उसकी जान की भीख मांगी थी मामा के सामने। इसी वजह से पैकॉम्स की खातिर हमने उसे छोड़ दिया था। और जैसा कि हम सभी लोग भी जानते हैं कि रोड पोनीग्लिफ कितना ज्यादा जरूरी है अगर किंग ऑफ द पायरेट्स बनना है तो। और आप भी जानते हैं कि हमारी मामा का भी यही सपना है, उन्हें भी किंग ऑफ द पायरेट्स बनना है, मतलब कि क्वीन बनना है, जिसके लिए उन्हें बाकी के रोड पोनीग्लिफ्स की भी जरूरत पड़ेगी। लेकिन बाकी के एम्परर्स की भी नजर इस रोड पोनीग्लिफ पर है, तो हम नहीं चाहते कि हमारे पास जो रोड पोनीग्लिफ मौजूद है ये किसी दूसरे के हाथ लग जाए। जैसे ही ब्रूक ये सारी बातें सुन लेता है तो इमीडिएटली पेड्रो के पास चला जाता है और ब्रूक इसे सारी बातें बताते हुए कहता है, पेड्रो मेरी बात को गौर से सुनो, मैं वहाँ अंदर गया था और मैंने वहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा सेक्सी मतलब की खूबसूरत लेडी को देखा था जो कि लॉन्ग लेग ट्राइब से बिलोंग करती है। और मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि लॉन्ग लेग ट्राइब की हमने एक पर्सन को ड्रेसरोसा के कोलोसियम के अंदर देखा था जिसका नाम ब्लू गिली है, जिसने आगे चलकर हमारी स्ट्रॉ हैट ग्रैंड फ्लीट को ज्वाइन कर लिया था और वो बंदा अब लूफी का ही एक एलाई है और वो सेक्सी कन्या एक स्वीट जनरल भी है। ये सुनकर पेड्रो समझ जाता है कि वो एक टॉप ऑफिसर है, जिसका मतलब है कि अब ये काम इनके लिए आसान नहीं होने वाला है। वहाँ की सिक्योरिटी तिहाड़ जेल से भी ज्यादा टाइट है पेड्रो, हमें रात के अंधेरे का फायदा उठाकर अंदर जाना होगा दोस्त, लेकिन इतनी ज्यादा हाई सिक्योरिटी के चलते मुझे नहीं लगता कि हम ऐसा कर पाएंगे। जिसके बाद पेड्रो को देखकर ब्रूक कहने लगता है कि पेड्रो जब मैंने आपके बारे में सुना था और जब तुमने मुझे अपनी स्टोरी के बारे में बताया तब मैं आपसे बहुत ही ज्यादा इंप्रेस्ड हो गया। असल में बात यह है कि अगर लूफी को आगे चलकर पायरेट किंग बनना है तो उसे इस रोड पोनीग्लिफ की एक न एक दिन जरूरत जरूर पड़ेगी। हम यहाँ पर अपनी जान को खतरे में डालकर सांजी को बचाने के लिए आए हैं और शायद इससे बेहतरीन मौका हमें कभी भी नहीं मिलने वाला है। और एक स्ट्रॉ हैट पायरेट होने के नाते ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपने कैप्टन की मदद करूं, इसलिए आपको अपनी जान को खतरे में डालने की जरूरत नहीं है पेड्रो। मैं चाहता हूं कि आप हमारे लिए एक बेट का काम करें और इन सभी
सभी का ध्यान अपनी तरफ खींच दे और मैं रोड पॉनिग्लिफ को चुरा लूंगा। मौके पे चौका। इन दोनों का प्लान सेट हो जाता है और यहाँ पर ब्रूली के मिरर वर्ल्ड के अंदर चॉपर और कैरेट की हालत खराब कर दी होती है। ब्रूली ने चॉपर को बेड़ियों से बांध कर बैठा दिया था और बेचारी कैरेट को ये लोग एक रैबिट समझकर इसे पतीले पर चढ़ा देते हैं और इसे पकाना शुरू कर देते हैं और सब कुछ चॉपर के प्लान के अकॉर्डिंग ही चल रहा होता है। और चॉपर अपने मन में कैलकुलेट करते हुए कहता है कि मैंने अपने मॉन्स्टर पॉइंट को काफी वक्त से यूज नहीं किया है, जिसका मतलब है कि अब मैं जब चाहे उसे यूज कर सकता हूँ, बस एक बार मुझे सही मौका मिल जाए। और यहाँ पर होल किक शैटो की लाइब्रेरी के अंदर बिग मॉम विंस्मोक फैमिली को अपना एक यूनिक कलेक्शन दिखा रही थी। कुछ ज्यादा ही यूनिक है और बिग मॉम यहाँ पर इन सभी को एक ह्यूमन फेस वाले टाइगर को भी दिखाती है, जिसे हम लोगों ने एम्पल टाउन में देखा था, और भी बहुत सारे यूनिक क्रीचर्स को दिखाती है, जिसे देख कर रही जो कहने लगती है, पर एक सेकंड, ये सभी तो जिंदा है ना? और यहाँ पर जितनी भी बुक्स थी उन सभी में से हेल्प की आवाजें आ रही थी और लोगों के चिल्लाने की भी कि प्लीज हमारी कोई मदद करो। हाँ, ये सभी लोग जिंदा हैं और मैंने इन सभी रेयर स्पीशीज के क्रीचर्स को यहाँ पर कैद करके रखा हुआ है ताकि मेरा जब भी मन हो मैं इन्हें खोल कर देख सकूं। और ये सब कुछ मेरे बेटे की डेविल फ्रूट की ताकत की वजह से पॉसिबल हो पाया है, जिसका नाम माउंट है। और बिग मॉम अपनी कलेक्शन को दिखाना शुरू कर देती है और बताती है कि मैंने हाल ही में एक लॉन्ग लेग ट्राइब के बंदे को भी पकड़ा था और तभी उस बंदे की आवाजें आने लगती हैं। और इस टैटू मार्क को देखकर आप लोग समझ ही चुके होंगे कि ये बंदा कौन है। ये बंदा और कोई नहीं बल्कि ब्लू गिली है, जिसे हमने ड्रेस रोजा में देखा था और बिग मॉम ने अभी ब्लू गिली को भी कैद कर लिया है। ये सारी बातें सुनकर विंस्मोक जज बिग मॉम से कहता है, बिग मॉम, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। मैं जब से आपकी टेरिटरी में आया हूँ मैंने हर एक रेस के बंदे को देख लिया है, लेकिन मैं जब से यहाँ पर आया हूँ मुझे जायंट ट्राइब का एक भी बंदा यहाँ पर नजर नहीं आया। और जायंट ट्राइब का नाम सुनते ही बिग मॉम का चेहरा सिकुड़ जाता है और विंस्मोक को कुछ भी बताने से मना कर देती है। नहीं, दरअसल ऐसी बात नहीं है, लगता है तुम्हारी नजरें खराब हो चुकी हैं। वो लोग हैं यहाँ पर लेकिन तुम्हें नजर नहीं आ रहे, तो अगर फ्यूचर में मुझे मौका मिला तो मैं तुम्हें उनसे जरूर मिलवाऊंगी, ठीक है ना? और विंस्मोक जज इसे मामा की बात पर शक हो जाता है लेकिन कुछ नहीं कहता। तभी एक हट्टा कट्टा बंदा यहाँ पर हांफते कांपते आ जाता है और बिग मॉम के सामने आकर कहता है, मामा जी हमने उन दोनों को पकड़ लिया है। और बिग मॉम समझ जाती है कि ये दो लोग कौन है और विंस्मोक फैमिली से कहती है, जज जी दरअसल आज मैं थोड़ी सी बिजी हूँ, तो आप सभी लोग यहाँ पर एंजॉय कीजिए, है ना? प्लीज मेरी यूनिक कलेक्शन को जरूर देखिएगा, मैं जरा अभी आती हूँ। और ऐसा बोलकर बिग मॉम यहाँ से जाने लगती है और हम लूफी और नामी को देखते हैं और एक ट्रांसपॉन्डर स्नेल के जरिए बिग मॉम इनसे कांटेक्ट करती है। अरे देखो तो यहाँ पर कौन आया है? मुगीवारा, आखिर तुम पकड़े ही गए। हाँ, चूहे की तरह काफी ज्यादा फुदकते रहे लेकिन आखिरकार मेरे जाल में फंस ही गए। और लूफी बिग मॉम की आवाज सुनकर और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है, तुम जो कोई भी हो मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, मुझे इस वक्त जाने दो, मुझे उस जगह पर जाकर सांजी का इंतजार करना है। क्या तुम्हें? और जाने दो, क्या तुम भूल गए किसी ने मुझसे फिशमैन आइलैंड में कहा था कि वो मेरी टेरिटरी में आएगा और आकर मेरी बैंड बजाएगा। क्या हुआ, तुम्हें मेरी बैंड नहीं बजानी क्या? अब ये मत कहना कि मेरे इलाके में आकर और मेरी ताकत को देखकर तुम्हारी हवा निकल गई। ये सुनकर लूफी को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। हाँ बिल्कुल, मैं ही हूँ जो तुम्हारी बैंड बजाएगा, समझ गई ना मोटी? लेकिन इस वक्त तुमसे भी ज्यादा जरूरी कुछ है। मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर नहीं आया था, मैं अपने दोस्त के लिए यहाँ पर आया हूँ। एक बार मैं सांजी को यहाँ से लेकर चला जाऊँ तो दोबारा जब आऊंगा तुम्हारी बैंड बजा दूंगा। और लूफी बिग मॉम के बच्चों के सामने ही इसकी बेइज्जती कर देता है और ये सुनकर बिग मॉम को गुस्सा आ जाता है, लेकिन अगले ही पल हंसते हुए कहती है, जरा देखो तो, रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। तुम्हारे बारे में मैंने बहुत सारी बातें सुनी थी स्टूडेंट, लेकिन अब मुझे अंदाजा हो रहा है तुम बस बड़े बोले हो, जिसे बस बड़ी बड़ी बातें करने के अलावा और कुछ नहीं आता है। और गाइस पीछे नामी बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रही है और इसके बटन की खोल दिए यार, क्या ये? चलो फिर आ ही जाओ, बड़ बोला। हाँ मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि कौन बड़ बोला है। बिग मॉम मेरे सामने आओ, मुझे तुमसे लड़ना है। जिस पर बिग मॉम हंसती है और कहने लगती है, क्या बात है, तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे सामने आऊँ? पर स्ट्रॉ हेड, मुझे तुम्हारे सामने आने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि सर अपने आसपास देखो, यहाँ पर मेरे सभी बच्चे मौजूद हैं और वही तुम्हारे लिए काफी है। अगर ये चाहें तो तुम्हें सेकंड्स में ही खत्म कर सकते हैं। इनकी ताकत का नमूना तो तुम देख ही चुके होगे।